हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलएलबी के थर्ड ईयर का चौथा टॉपिक, जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको आईपीआर से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका हिंदी होता है बौद्धिक संपदा कानून। बौद्धिक संपदा कानून के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो बौद्धिक संपदा उन कानूनी अधिकार का समूह है जो किसी व्यक्ति या संस्था को अपनी बौद्धिक रचनाओं जैसे आविष्कार, साहित्यिक कृतियां, कला, डिजाइन, ब्रांड नाम आदि पर संरक्षण प्रदान करता है। इसका उद्देश्य और नवाचार को बढ़ावा देना रहता है। यानी जितने भी आविष्कार किए जाते हैं, चाहे कोई ब्रांड का नाम हो, उनकी सुरक्षा करना और उनकी नवाचार को यानी कि उनकी और बढ़ोतरी करना, ताकि है ना देश में नए नए चीज़ों का आविष्कार होता रहे, उसके लिए प्रोत्साहन करना इसका उद्देश्य रहता है। बौद्धिक संपदा में बौद्धिक संपदा को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है कॉपीराइट। इसका हिंदी भी कॉपीराइट है, इसीलिए मैंने इसका हिंदी नहीं लिखा। और ये दूसरा पेटेंट। पेटेंट को भी हिंदी में पेटेंट ही बोलेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा चौथा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क को भी हिंदी में ट्रेडमार्क ही था, इसलिए मैंने इसको भी हिंदी में नहीं लिखा। बाकी आपका आता है चौथा। इसको 6 पार्ट में बांटा गया था, मैंने वो 6 पार्ट का नाम लिख दिया था यहाँ पर। चौथा हमारा आ जाता है इंडस्ट्रियल डिजाइन, जिसे हिंदी में औद्योगिक डिजाइन भी कह सकते हैं। पांचवा है हमारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको हम लोग जीआई से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका अर्थ है भौगोलिक संकेत। और चौथा है हमारा ट्रेड सीक्रेट, जिसको व्यापार का रहस्य कहा जाता है। यही 6 थे जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो है कॉपीराइट। कॉपीराइट में पहला है, मैंने इसके पॉइंट्स कुछ करके लिखे हैं, मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। कॉपीराइट्स में है साहित्यिक, संगीत, नाट्य, कलात्मक कृतियां, फिल्में, सॉफ्टवेयर आदि पर ये लागू रहते हैं कॉपीराइट को। और इसमें रचना करने के साथ ही अधिकार मिल जाता है। और भारत में सामान्यतः लेखक के जीवन में 60 वर्ष तक ही सीमित रहता है। तो ये था कॉपीराइट का। तो कॉपीराइट हम लोग जान चुके हैं। अब इस कॉपीराइट के बारे में नहीं, ये कॉपीराइट खत्म हो गया। अब दूसरा आ जाते हैं हम लोग पेटेंट। पेटेंट में नए आविष्कारों के लिए यानी कि उपाधि या प्रक्रिया के लिए 20 वर्ष इसकी वैधता रहती है। इसमें शर्त क्या क्या रहता है, तो नवीनता, आविष्कारक कदम और औद्योगिक उपयोगिता, इसमें कुछ रहते हैं शर्तें। इन्हीं सब शर्तों के तहत इसे आगे इसमें कोई भी कार्य किया जाता है पेटेंट में। उसके बाद हमारा आ जाता है तीसरा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क ब्रांड नाम, लोगो और प्रतीक, टैगलाइन आदि के लिए ये उपयोग किया जाता है। इसमें उपभोक्ताओं के उत्पाद या सेवा की पहचान में मदद करता और इसकी जो वैधता रहती है वो 10 वर्ष के लिए ही रहती है। फिर चौथा है हमारा औद्योगिकरण डिजाइन, जिसको इंग्लिश में हम लोग इंडस्ट्रियल डिजाइन के से भी जानते हैं। इसमें है किसी उत्पाद की बाहरी स्वरूप, यानी कि जैसे कि पैटर्न या सजावट वगैरह एग्जांपल्स में ले सकते हैं हम लोग। और इसकी भी जो वैधता है वो 10 वर्ष ही सीमित रहती है। अब हमारा पांचवा आ जाता है भौगोलिक संकेत, जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन से भी हम लोग जानते हैं। इसमें है किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े उत्पाद, जैसे कि दार्जिलिंग, जो कि चाय से संबोधित किया जाता है उसको, क्योंकि दार्जिलिंग में ज़्यादातर चाय की उत्पादन की जाती है। फिर बनारस की साड़ी, ये भी बहुत फेमस रहता है। तो जो फेमस चीज़ रहती है उसी से इसको डिनोट किया जा रहा है, मतलब संकेत किया जा रहा है इंडिकेशन से। और इसकी गुणवत्ता या प्रतिष्ठा के क्षेत्र से जुड़ी रहती है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो फेमस चीज़ें रहती हैं उसी से ये जुड़ी है भौगोलिक संकेत।
अब हमारा छठा आ जाता है व्यापार रहस्य यानी ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट में गोपनीय व्यावसायिक जानकारी जैसे कि फॉर्मूला, प्रक्रिया, ये सब है। कुछ रहस्य मतलब कि इसमें कुछ मतलब कि एग्जाम्पल फॉर्मूला टाइप का लगाकर व्यापार किया जाता है। व्यापार में बहुत से व्यापारी हो सकते हैं, जैसे कि कोई मतलब कि कोई सामान्य रूप से ही व्यापार कर रहा, कोई बहुत ही अपने अलग ढंग से, जो कि लोगों की नज़र में बहुत ही यूनिक लग रहे हैं, नया लग रहा है, तो उस पर लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और कुछ पुराने रहते हैं व्यापार, जिससे बहुत कम लोग आकर्षित होते हैं, और अगर वो पुराना और अच्छा है तो उस पर भी लोग ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। व्यापार बहुत तरीक़े से हो सकते हैं। जब तक गोपनीय बनी रहे तब तक संरक्षण मिलता रहता है इसमें, व्यापार रहस्य में। फिर अब हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं कि बौद्धिक संपदा का इसका जो कानून है उसका क्या महत्व है। तो पहला है, रचनाकारों और आविष्कारकों को कानूनी सुरक्षा दिया जाता है। फिर नवाचार और निवेश को प्रोत्साहन किया जाता है। अनुसूचित नकल और चोरी से संरक्षण किया जाता है, ताकि कोई व्यक्ति उस व्यापार जो हो रहा है उसकी नकल ना कर पाए, उसकी चोरी ना कर सके, उसकी भी सुरक्षा की जाती है। फिर आर्थिक और विकास की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि रहती है। ये सभी चीज़ ज़्यादातर इन लोगों को प्रोत्साहन किया जाता है, ताकि ये अपने मार्केट को अच्छी तरह से चला सके और इनको कोई बाधा ना सामना करना पड़े। फिर भारत में प्रमुख आईपीआर जो है, आईपीआर, हाँ, इसके बारे में इसका क्या कानून है, इसके जो प्रमुख कानून है, तो ये जो मैंने आपको 6 बताए थे, 6 जितने भी लिखे हैं मैंने, इसके जो इसके बीच में रहते हैं, क्या कहते हैं उसे, एग्जाम्पल, 6 प्रकार। 6 प्रकार, ये सब कौन सी ईस्वी में लागू हुआ था, कौन सी ईस्वी में इनका आविष्कार हुआ था, बना था, तो वो है, ये जो मैं आप लोगों को बता दूं, तो पहला जो है हमारा कॉपीराइट हमारा बना है 1970 में, ये है 1970 का। और दूसरा है हमारा पेटेंट ये हमारा बना है 1957 में। फिर तीसरा है हमारा ट्रेडमार्क जो बना है वो है 1999 में, ये बना है। फिर डिज़ाइन जो है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ये बना है 2000 में। एक मिसिंग हो रहा है, मैंने व्यापार रहस्य के बारे में शायद लगता है भूल गई, बट मैं आप लोगों को बता दूं, ये सभी जितने भी हैं ये भी 1999 में बना है। तो यही थे इनकी ईस्वियाँ, जो कि आईपीआर के तहत कानून जो चल रहे हैं, ये कब बने थे, तो ये है 1970 का, ये है 1957 का, और ये जो ट्रेडमार्क है वो 1999, और ये जो है 2000 का बना हुआ है। फिर लास्ट हमारा 5वां आता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये भी 1999 में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू।